नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चौधरी सक्सेस प्लस करंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि रिसेंटली हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम अमेरिकी महाद्वीपों, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों महाद्वीप आते हैं, इनके इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। और मैंने आपको ये बताया था कि अमेरिका के इतिहास को हम दो चरणों में पढ़ते हैं। एक पीरियड था जिसको हम प्री कोलंबियन पीरियड कहते हैं और एक है पोस्ट कोलंबियन पीरियड। प्री कोलंबियन एरा को मैंने डिटेल में आपको इस वीडियो में पढ़ाया था, जिसमें हमने नॉर्थ अमेरिका, मेजो अमेरिका और साउथ अमेरिका की कई सभ्यताओं का अध्ययन किया था। उसके बाद हम इंडिविजुअल सभ्यताओं को पढ़ने लगे। इनका सभ्यता पढ़ी हमने, एज़टेक अंपायर पढ़ा, मायन सिविलाइजेशन पढ़ा, ओल्मेक सिविलाइजेशन पढ़ा, टियोटिकान सिविलाइजेशन पढ़ा। कई सभ्यताओं को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टियोटिकान सिविलाइजेशन है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये चीज़ शुरू कैसे हुई, जो कोलंबियन पीरियड है वो कैसे स्टार्ट हुआ, प्री कोलंबियन पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ, ये मैं वैसे आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्राचीन विश्व में कौन कौन सी सभ्यताएं थी। इनको आप जानते होंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत की सभ्यता थी, ये चाइना की एक सभ्यता थी। इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इनको सारी दुनिया जानती थी। लेकिन ये जो दुनिया थी, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप जिसको आज हम कहते हैं, ये पूरी दुनिया से एकदम अलग थी और दुनिया को इसका पता तक नहीं था कि ऐसा कोई जमीन, ऐसा कोई भूभाग दुनिया पे विद्यमान भी है या नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन आता है और मेडाइवल पीरियड में पुर्तगाल से और स्पेन से कुछ जहाजी बेड़े जो हैं एक नए समुद्री रास्तों की खोज करते हुए भारत पहुंचना चाहते हैं, एशिया पहुंचना चाहते हैं। तो पुर्तगाल से आप जानते हैं कि वास्को डी गामा भारत पहुंचा था केप ऑफ गुड होप के थ्रू, यहाँ पे 1498 में वो पहुंचा था। लेकिन 1498 से पहले 1492 में स्पेन से निकल के एक समुद्री यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो अमेरिका पहुंच गया था। तो 1492 की ये क्रिस्टोफर कोलंबस की जो यात्रा होती है, इसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। और दुनिया को पता चला क्रिस्टोफर कोलंबस के माध्यम से कि यहाँ पे एक और ज़मीन है और ये ज़मीन जो है, यहाँ पे बहुत से लोग रहते हैं। ये लोग अलग अलग कल्चर्स के लोग हैं, अलग अलग इनकी सभ्यताएं हैं, अलग अलग इनके रीति रिवाज हैं, इनके रिलीजन्स हैं, अलग अलग तरीके के कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो ये बात जब जाके उसने यूरोप के लोगों को बताई तो वो लोग यहाँ पे आने लग गए। और यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे इन सभ्यताओं का तो अंत हो गया। कई सभ्यताएं इनके आने से पहले भी खत्म हो चुकी थी और कुछ सभ्यताएं उनके आने के बाद खत्म हुई और ये यूरोपियंस जो हैं उनके पतन का कारण बने। और इन लोगों को, बहुत से नेटिव अमेरिकन को उन्होंने अपना गुलाम बना लिया। जब मैं यहाँ पे अमेरिकन की बात कर रहा हूँ तो अमेरिकी देश की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बात कह रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका महाद्वीप की। तो यहाँ के कई सभ्यताओं के लोगों को इन्होंने मारा और यहाँ पे उनके ऊपर रूल स्थापित किया, इनको अपनी कॉलोनी बना लिया। और यहाँ पे स्पेन, ब्रिटेन, उसके अलावा पुर्तगाल, रशिया, डेनमार्क, ये सभी लोग आके, फ्रांस, ये सब लोग आके अपनी अपनी कॉलोनी स्थापित करने में सफल रहे। और ये कॉलोनीज धीरे धीरे करके 19वीं शताब्दी में आते आते कोई 20वीं शताब्दी में आके आजाद हुए हैं। और ये देश, और आज के समय आप दुनिया के मैप को देखते हैं तो आपको ऐसा नजर आता है। यहाँ पे आपको कनाडा नजर आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नजर आएगा, फिर मैक्सिको नजर आएगा, फिर यहाँ पे ब्राजील सबसे बड़ा देश नजर आएगा और कई सारे यहाँ पे देश नजर आएंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप में। यहाँ पे जो फेमस सिविलाइजेशंस थी उनकी अगर बात करें तो मेजो अमेरिकन सिविलाइजेशंस बहुत पॉपुलर थी। मायन सिविलाइजेशन था, उसके अलावा यहाँ पे एज़टेक एम्पायर था, ओल्मेक सिविलाइजेशन था। एंडीज सिविलाइजेशन में सबसे मशहूर तो थी इनका सिविलाइजेशन, लेकिन हम यहाँ पे एक और एंडीज सिविलाइजेशन की बात करेंगे जिसका नाम है यहाँ पे मोशे सिविलाइजेशन या मोशे कल्चर। ये मोशे कल्चर जो है, ये इनका सभ्यता से काफी पुराना सिविलाइजेशन था और इनका सिविलाइजेशन जो है इसी जमीन पे आने वाले समय में बाद में आया। ये एक एंडीज सिविलाइजेशन है। एंडीज सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये जो जगह है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेंज है। एंडीज माउंटेन रेंज जो है वो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। आपको पता होगा शायद कि 8,900 किलोमीटर लंबी माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन्स की। और यहाँ पे कई सभ्यताएं रही हैं, उसमें से इनका सभ्यता, चैविन सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। उसके बाद ये मोशे सभ्यता, नार्जा कल्चर, वारी सभ्यता, टिवानाकू सभ्यता, ये कई छोटी छोटी सभ्यताएं यहाँ पे रही हैं। और उसके बाद वारी और टिवानाकू के बाद इस पूरे क्षेत्र में लास्ट जो बड़ी सभ्यता थी वो थी इनका सभ्यता। और इस इनका सभ्यता को आगे चल के स्पेनिश लोगों ने हरा के उसका खत्म कर दिया था यहाँ पे, और फिर स्पेनिश कॉलोनी यहाँ पे बन गई। और उसके बाद आज के समय आप जानते हैं
यहाँ पे पेरू है और कई सारे देश यहाँ पे बन गए, अर्जेंटीना वगैरह ये जो है साउथ में, इस साइड में अर्जेंटीना तक आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे देश यहाँ पे बन गए हैं, है ना। ये आपको मैंने मैप में दिखाया भी है। यहाँ पे पेरू भी आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको अर्जेंटीना दिखेगा, आपको चिले दिखेगा, ये सारे देश आपको नजर आएंगे। तो यहाँ पे हम आज स्पेसिफिकली बात करेंगे, इस पेरू वाले क्षेत्र की बात करेंगे। पेरू को आप जानते होंगे, साउथ अमेरिका का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है। इसकी फुटबॉल टीम बहुत स्ट्रांग है, फुटबॉल में आप बार बार नाम सुनते ही होंगे इसका। तो ये है, तो नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ पेरू में 5th सेंचुरी से 8th सेंचुरी के बीच में एक सभ्यता रही, एक कल्चर रहा, उसको मोशे सिविलाइजेशन कहा जाता है, मोशे सभ्यता कहा जाता है। और ये सभ्यता, ये कल्चर था बेसिकली, इसके अंदर कई छोटे छोटे किंगडम थे, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे। वो एक तरह से कंसोलिडेट नहीं थे, एक बड़ा अंपायर उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन ये लोग एक ही कल्चर को बिलोंग करते थे। तो इसको हम ओवरऑल मोशे सिविलाइजेशन या मोशे कल्चर कह देते हैं। ये सभ्यता, इनका सभ्यता से के राइज होने से और उसके फॉल होने से बहुत पहले आ चुकी थी यहाँ पे। इसका कोई रिटन रिकॉर्ड हमें नहीं मिलता है, इन लोगों ने कोई रिटन साक्ष्य छोड़ा नहीं, लिखा नहीं। इसकी वजह से हम इनके बारे में ज्यादातर चीजें जो जानते हैं वो जानते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू, या फिर स्पेनिश कॉलोनिस्ट ने जो आगे चल के इनके बारे में एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इतिहास लिखा, यहाँ पे जहां जहां इन्होंने रूल किया स्पेनिश लोगों ने, उसमें इन्होंने जो जो चीजें लिखी मेजो अमेरिका के बारे में या फिर साउथ अमेरिका के बारे में, वो सब चीजें हम उनका अध्ययन करते हुए हम ये समझ पाते हैं कि मोशे सभ्यता के लोग कैसे थे, क्या करते थे, किस तरीके का इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, किस तरीके का इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था। ये सब चीजें हम देखते हैं। इन लोगों के ऊपर इनकी पुरानी जो सभ्यताएं थी उनका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे चेविन सभ्यता थी, एक चिमो सभ्यता थी, उनका प्रभाव देखने को मिलता है कि ये मोशे टेरिटरी के आसपास के क्षेत्र में रहते थे। तो चेविन तो इनके पहले के थे, पूर्वज थे, एक तरीके के यहाँ पे रहे थे, तो उसका एक इन्फ्लुएंस होगा ही ऑब्वियसली। थोड़ा बहुत नाजका सिविलाइजेशन और नाजा कल्चर के लोगों का इनके ऊपर प्रभाव था। तो धीरे धीरे इनके ऊपर काफी प्रभाव देखने को मिलता है। तो 500 बीसी के अराउंड अगर आप देखेंगे ये पेरू वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे ये कल्चर थे। 300 एडी के आसपास देखेंगे तो मोशे सभ्यता यहाँ पे थी। 100 सीई के आसपास ही देखने को मिल जाएगी आपको, और 800 तक ये चली है। उसके बाद वारी और टिवानाकू सभ्यता यहाँ पे राइज होती हैं आने वाले समय में, इनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लोग जाने किसके लिए जाते थे? एक तो बहुत स्किलफुल फार्मर्स थे, अच्छी फार्मिंग करते थे, इनके पास सरप्लस खेती होती थी, अच्छी फार्मिंग जानते थे, सोफिस्टिकेटेड फार्मिंग मेथड्स थे इनके पास, इरिगेशन सिस्टम अच्छा था। फिशरमैन थे क्योंकि समुद्र के किनारे रहते थे, तो मछली पालन भी करते थे, मछुआरा भी था। आर्टिशियंस बहुत कमाल के थे, कमाल का आर्ट वर्क इनका देखने को मिलता है। अगर पूरे अमेरिकी महाद्वीप की भी अगर बात करें, दोनों की, तो अगर सबसे कमाल की पोट्री अगर आपको देखनी हो तो वो मोशे कल्चर की आपको पोट्री देखने को मिलती है। अगर आप अमेरिका में जाते हैं, कभी भी अमेरिकी महाद्वीपों पे कहीं पे भी जाते हैं, तो वहां पे जो म्यूजियम्स होंगे वहां पे कहीं ना कहीं आपको मोशे कल्चर की पोट्री देखने को मिली जाएगी। और बहुत रिमार्केबल इनकी पोट्री थी, बहुत गजब का अचीवमेंट था इनका इस चीज में। उसके अलावा मेटल वर्किंग भी अच्छी थी इनकी, इरिगेशन सिस्टम तो मैंने जैसे बताया ही है, बहुत अच्छा था। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी, रिच आर्टिस्टिक और कल्चरल हेरिटेज थी इनकी, जिसकी वजह से ये लोग जाने जाते थे। और इन लोगों ने एक लंबे अरसे तक, लगभग 800 वर्षों तक इस क्षेत्र में अपने आप को परिपक्व किया है, अपने आप को सस्टेन किया है। तो एक कुछ ना कुछ खासियत तो रही है, तभी इतना लंबा चल पाए हैं। मोशे सभ्यता को मोचिका भी कह देते हैं, कई बार मोचिका लैंड या मोचिका सभ्यता भी कह देते हैं। ये इनका मेन क्षेत्र था, यहाँ पे लोग रहे, और इनका एक्सटेंड आपको एक दूर दूर तक आपको देखने को मिलेगा। ये जो येलो मैप में आपको दिख रहा है, यहाँ तक पेरू वाले क्षेत्र में आपको दूर तक दिखेगा, एक्वाडोर तक की जो बाउंड्रीज हैं वहां तक आपको देखने को मिल जाता है। तो काफी दूर तक फैला हुआ था। जैसा कि मैंने आपको एक और बात बताई कि ये यूनिफाइड नहीं थे, आपको नॉर्दर्न मोशे, साउदर्न मोशे और अलग अलग आपको क्षेत्र दिखेंगे, छोटे छोटे क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। सबका कल्चर लगभग सेम था, सेम एथनिसिटी आप मान सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ आपको भिन्नताएं भी नजर आएंगी। सबका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक नहीं था, एक देश नहीं थे, एक राजा नहीं था, सबका छोटे छोटे किंगडम, छोटे छोटे सिटी स्टेट्स इनके मिलके इनको बनाते थे। तो नॉर्दर्न साउदर्न मोशे और आर्कियोलॉजिकल साइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, जहां पे भी यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है वो है। और एग्जिटेड साइट जहां पे अभी तक खुदाई हुई नहीं है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ पे भी था, वहां पे खुदाई आने वाले समय में भी हो जाएगी, ठीक है। ओरिजिन और हिस्ट्री की बात करें तो तकरीबन 100 सीई के अराउंड, यानी कि कॉमन एरा जिसमें अब हम जी रहे हैं, इसी में 100 सीई के अराउंड मोशे कल्चर जो है उसका इमरजेंस होता है। एकदम स्पेसिफिक एक दिन नहीं होता है, आप जानते हैं कि उसी दिन ओ अचानक से मोशे कल्चर आ गया, नहीं।
अराउंड 100 सी के आसपास धीरे धीरे करके इनका इमरजेंस शुरू होता है। उसके बाद धीरे धीरे ये स्ट्रेच करने लग जाते हैं, धीरे धीरे फैलने लगते हैं एंडीज माउंटेन रेंज में। और आने वाले समय में जो नॉर्दर्न कोस्ट है पैसिफिक ओशन का, पेरू देश के आज के समय में, वहां पे ये स्ट्रेच होकर तकरीबन 800 सी के अराउंड चलते हैं, मतलब अपने आप को ढाल पाते हैं और उसके बाद इनका पतन होता है। पुराने जैविक कल्चर से भी इंस्पायर्ड थे, जो कि 900 बीसी से लेके 250 बीसी के आसपास तक सिविलाइजेशन रहा था एंडीज आइलैंड्स में। इससे इनके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। काफी एक सेंट्रलाइज फॉर्म की सोसाइटी थी, ट्राइबल थे, इंडिपेंडेंट थे, ग्रुप्स थे, छोटे छोटे ग्रुप्स मिलके, जैसे है ना हर कबीले का एक अपना चीफ होता है, लेकिन ये सब मिलके एक सिटी स्टेट्स की तरह एक आप फेडरेशन बनाते हैं। तो वो एक फेडरेशन जैसा सिस्टम था इनका। कोई एक सुपीरियर सुप्रीम राजा नहीं था, लेकिन एक एक अगर ट्राइब में देखें तो यहाँ पे एक चीफ जरूर होता था, वो सेंट्रलाइज जरूर रहता था। तो इस तरह से चीजें थी। ओवरऑल आप ये नहीं देख सकते कि एक बड़ा किंगडम था, नो, ऐसा नहीं है। अपने पीक पे ये जब सभ्यता पहुंची, ये कल्चर जब पहुंचा, तो वो 200 से लेकर 700 सी का बीच का टाइम माना जाता है कि इस टाइम पे ये सभ्यता अपने चरम पे थी। सब कुछ यहाँ पे ठीक चल रहा था, खेती बाड़ी भी अच्छी चल रही थी, इनकी मार्केट भी अच्छा चल रहा था, इनकी इकोनॉमी भी सब सही थी, लोग भी सही थे, ये सब चीज़ें थी। आर्ट वर्क जो है वो भी यहीं पे इसी समय पे हुआ। काफ़ी इंप्रेसिव आर्ट वर्क इन्होंने किया। उस समय इन्होंने बड़े बड़े पिरामिड्स भी बनाए, बड़े टेम्पल्स भी बनाए, सेरेमोनियल साइट्स भी बनाई जहाँ पे सेरेमनीज होती थी। रिलीजन महत्वपूर्ण था ऑब्वियसली। जितने आप अमेरिकन कल्चर्स को देखते हैं, ज़्यादातर में आपको काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिलीजियस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आपस में सिमिलरिटीज हैं, लेकिन बाकी दुनिया के रिलीजन से काफ़ी भिन्न थे। कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, ह्यूमन सेक्रीफाइस जैसी चीज़ें होती थी, पैंथियन गॉड्स इनके होते थे अलग अलग तरीके के, उनमें कुछ अलग फीचर्स होते थे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। पिरामिड्स बड़े बड़े बना के अपने देवताओं को अपीज करने की कोशिश करते थे। अच्छा इरिगेशन सिस्टम इन्होंने उस समय डेवलप कर रखा था, 200 से 700 बीसी के सीई के अराउंड के समय की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, कोई यूनिफाइड अंपायर नहीं था, लेकिन लूजली एक कन्फ्रंटेशन स्टेट बनाते थे, जैसे कि सब मिलके आपस में जुड़े रहते थे, आपस में संबंध थे, लेकिन इंडिविजुअली पॉलिटिकल पावर जो है इनके पास ऑटोनॉमी अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी आपस में कहीं ना कहीं कल्चरली और इनकी हेरिटेज सेम थी, इनका रिलीजन सेम था, तो जुड़े हुए थे कहीं ना कहीं एक दूसरे से। बहुत ज़्यादा भिन्नता नहीं थी, कोई आपस में लड़ाई नहीं थी, टकराव नहीं था, तो जुड़े हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे इन सब के ऊपर एक सुपीरियर राजा होगा या फिर कोई एक संसद होगी, ऐसा सिस्टम नहीं था। बस पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट लेकिन साथ में कल्चरली जुड़े हुए, इस तरीके का सिस्टम था। तो उसके बाद इन्होंने नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ पेरू के आसपास के क्षेत्र में अपने आप को पूरी तरह से स्टैब्लिश कर लिया। थोड़ा बहुत इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड भी किया। साउथ में इनके नार्जा सिविलाइजेशन था, नार्जा कल्चर था, जो कि इनको कभी थ्रेट की तरह दिखा नहीं, कभी इन्होंने आपस में लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। वो कल्चर अपने जगह पे चल रहा था, ये कल्चर अपनी जगह पे चल रहा था। दोनों में कुछ समानताएं थी, कुछ भिन्नताएं थी, वो अपनी अपनी जगह सही थी और इंडिपेंडेंटली, और दोनों वेल्दी तरीके से चल रहे थे। तो इनकी ये साइट्स आपको देखने को मिलती हैं, जो आपको थोड़ा डार्क कलर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे ब्लू कलर का, ये इनकी आर्कियोलॉजिकल साइट्स थी। इनका नाम मैं यहाँ पे लूंगा नहीं, क्योंकि सभी नाम मैं गड़बड़ कर दूंगा, मुझे पूरा विश्वास है खुद पे इसमें, क्योंकि ये नाम जो है ज्यादातर स्पेनिश नाम है और ये इनकी साइट्स है, नॉर्थ और साउथ की साइट्स है, जो कि इन्होंने डेवलप करी, जो यहाँ पे रही, जहाँ पे खुदाई के माध्यम से पता चलता है कि इनकी पोट्री मिली है, इनके टेम्पल्स मिले हैं, इनके पिरामिड्स मिले हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे चल रही थी। फिर थोड़ा इन्होंने एक्सपांशन भी किया। एक्सपांशन अपने अपने कबीले के माध्यम से अपने अपने कल्चर को ही एक्सपैंड कर रहे थे ये लोग। ऐसा नहीं है कि इनका कोई सुपीरियर किंग जो होके उसने एक्सपैंड किया, अपनी आर्मी को एक्सपैंड करके कोई दूसरे किंगडम्स को जीता है, ऐसा कुछ ज्यादा इन्होंने किया नहीं है। लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जब एक सभ्यता होती है उसकी जनसंख्या भी बढ़ती है, उसका कल्चर जो है वो एक्सपैंड करता है, क्षेत्र को भी वो एक्वायर करते हैं धीरे धीरे जनसंख्या के हिसाब से, तो धीरे धीरे वैसे ही इसका एक्सपांशन होना चलता रहा। और पेरू का, नॉर्दर्न पेरू का जो फार आइलैंड वाला क्षेत्र है, वहां तक ये लोग जो है एक्सपेंड करते चले गए। लेकिन इनका जो ज्यादातर कल्चर है वो रूरल था, अर्बन सेंटर इनका कोई बहुत बड़ा था नहीं। कई सभ्यताओं में आप देखते हैं मेजो अमेरिका में कि बड़े बड़े शहर थे, एज़टेक में देखते हैं, टियोटिलकान सिटी देखते हैं, हाँ, मैक्सिको सिटी जहाँ पे है वहाँ पे। तो यहाँ पे कोई बड़ा अर्बन सेंटर था नहीं, लेकिन फिर भी एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी और जो अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने सिटी स्टेट्स में चल रही थी। इनको एक विश्वास था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसे कहते हैं कि ये इनका एक बिलीफ था, मे भी एक बिलीफ था
कि ये सोचे थे कि हम एक्सपांशन करेंगे, धीरे धीरे हमारा जो सिटी स्टेट है वो एक्सपेंड करेगा ना, उसके बाद हम एक नेशन स्टेट्स बना लेंगे शायद, लेकिन उसके बाद इतना ये आगे ग्रो कर नहीं पाए। वहां तक पहुंचने से पहले ये डिक्लाइन ही हो गया ये सभ्यता। तो ये सब चीजें नहीं है। और इनकी जो बड़ी विशेषता थी इनके एक्सपांशन के पीछे, वो थे इनके मार्केट प्लेसेस। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने न्यू टेरिटरीज में अपने मार्केट होल्डिंग्स को स्टैब्लिश किया था, जिस तरीके की पोल्ट्री, मेटल वर्क और अपना इरिगेशन सिस्टम ये लगाते थे, उससे क्या है कि आसपास के क्षेत्रों को भी फायदा होता था। तो इनका एक्सपांशन होने में कोई इशू नहीं था। और उस समय ज्यादा किंगमैनशिप वाला सिस्टम था नहीं, तो कोई इनका विरोध भी नहीं कर रहा था। तो जब जनता ही एक्सपेंड कर रही है, एक कल्चर एक्सपेंड होता है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक साम्राज्य जब एक्सपेंड होता है तो उसमें लड़ाइयाँ होती हैं, उसमें एक पॉलिटिकल सिनेरियो आ जाता है, पॉलिटिकल एक्सपेंशन हो जाता है। ये पॉलिटिकल नहीं, ये कल्चरल एक्सपेंशन था मेजरली। तो इस तरह से चीजें चल रही थी। ज्यादातर आपको देखने को मिलता है कि ये जो लोग हैं यहाँ के, जो मोशे चीफ्टन्स थे, वो कंसोलिडेट कर रहे थे और धीरे धीरे रिच होता जा रहा था सभ्यता, क्योंकि खेती सरप्लस थी, अच्छी पोट्री कर रहे थे, अच्छा आर्टिस्टिक वर्क कर रहे थे। सब चीजें देखने से हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि अच्छा था, सभ्यता जो है वो प्रोस्परस था। तो ये आपको मोशे कल्चर का एक्सटेंड देखने को मिलता है, मेजरली पेरू में ही देखने को मिलता है। मेन जो जगह थी वो ये थी, और उसके बाद इनका एक्सटेंड होना शुरू हो गया। मेन एक्सटेंड ये था, ठीक है। बाकी आपको दूर दूर तक थोड़ा बहुत देखने को मिलता ही है। मोशे रिलीजन, मोच और इनके बिलीफ्स की बात करें, जो कि हम सेपरेटली भी किसी दिन पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ ब्रीफ में। चेविन कल्चर से ये पहले से प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि इनसे पहले से था वो सभ्यता कल्चर। और चिमू कल्चर जो है फाइनल स्टेजेस में, उससे भी ये प्रभावित हुए। तो दोनों जो कल्चर थे, जिनको आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा, लेकिन उसका प्रभाव इनके ऊपर था। इनके जो गॉड थे, जो इनके सबसे इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, उसमें दो गॉड माने जाते हैं, गॉड और गॉडेस। एक है अल्पेक, जिनको क्रिएटर गॉड या स्काई गॉड कहा जाता है। ओके, सन गॉड की तरह इनको ट्रीट किया जाता है। सन का बहुत महत्वपूर्ण एक प्रभाव देखने को मिलता है मेजो अमेरिका, साउथ अमेरिका के जो कल्चर्स थे उसमें, वहां पे ज्यादातर रिलीजन्स में सन गॉड को बहुत महत्वता दी जाती थी। तो यहाँ पे भी अल्पेक जो है वो क्रिएटर गॉड, स्काई गॉड, सन गॉड की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। और एक है साई। साई जो है ये मून गॉडेस हैं, और मून गॉडेस को यहाँ पे सन गॉड से भी ज्यादा सुपीरियर माना गया है, देखिएगा। और इनका जो डेफिसिकेशंस इन्होंने कर रखा है, जिस तरीके के इनके एविडेंस मिलते हैं, जिस तरीके के इन्होंने आर्टिस्टिक वर्क में दिखाया है, अपने देवताओं की भी इन्होंने मूर्तियां बनाई हैं, अपने पोट्री में उनको दिखाया है, अपने छोटे छोटे किंगडम्स को भी इवन इन्होंने पोट्री में उतारा है। पोट्री तो इनकी मतलब लाजवाब है, हर चीज को इन्होंने पोट्री के अंदर दिखा दिए हैं। तो ये आपको डेफिसिट, ये जो चित्र है ये ज्यादा बहुत बार मिलेगा आपको, अलग अलग चेहरे उनके अलग अलग तरीके से बनाया गया होगा, लेकिन ये माना जाता है कि कुछ बहुत महत्वपूर्ण इनका वो रहा है, देवता या गॉड या फिर जो भी इनके लिए एक इम्पोर्टेंट पूर्वज इनके माने जाते हैं। और अलग अलग तरीके के यहाँ पे गॉड्स माने जाते हैं। उनके हाथ में भी कुछ ना कुछ, या तो वेपन होगा या कुछ अलग चीज होगी, कोई पेड़ होगा, पौधा होगा, उस तरह से इन्होंने चीजें बनाई हैं। और वो चीजें आपको देखने को मिलता है कि साई जो है, इनको सबसे सुपीरियर डाइटी माना गया। ये गॉडेस हैं, सन गॉड, सॉरी मून गॉडेस हैं ये। इनका माना जाता है कि ये सब कुछ इनकी सभ्यता में माना जाता था कि ये सब सारे सीजन्स को कंट्रोल करती हैं, कि कब बारिश होगी, कब धूप निकलेगी, कब तूफान आएंगे, कब कोई आपदा आएगी। सारी चीजें जो है, एग्रीकल्चर के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस होगा, डेली लाइफ के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस होगा। तो साई को एक बहुत सुपीरियर मानते थे और इनकी बहुत पूजा करते थे, ताकि ये खुश रहें और इनके लोग जो हैं उनको ये खुश रखें, इनके ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहे। तो इसीलिए साई गॉड को, जो मोन गॉडेस हैं, उसको सन गॉड से भी ज्यादा सुपीरियर या पावरफुल माना जाता था। ये चीज थी। और ह्यूमन सेक्रीफाइस भी होते थे अपने देवताओं को अपीज करने के लिए। और स्पेशली ह्यूमन सेक्रीफाइस यहाँ पे वॉर प्रिजनर्स के होते थे। अब तो ह्यूमन सेक्रीफाइस सुनने की आपको आदत हो गई होगी, हमने मेजो अमेरिका के कई सभ्यताओं में पढ़ा कि वहाँ पे इंसान की बलि दी जाती थी अपने देवताओं को खुश करने के लिए। वो चीज यहाँ पे भी होती थी। तो अल्पेक को खुश करने के लिए, अपने क्रिएटर गॉड को खुश करने के लिए, साई को खुश करने के लिए, ये लोग जो है ब्लड ऑफरिंग करते थे, खून का चढ़ावा करते थे, लोगों की बलि देते थे। ये चीजें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। तो कई तरीके के यहाँ पे ऐसे डेफिसिट्स मिलते हैं, कई तरीके के आर्टिस्टिक वर्क मिलते हैं, जिसमें पता चलता है कि अपने देवताओं को काफी महत्व ये लोग देते थे। एक और इम्पोर्टेंट गॉड्स इनके देखने को मिलते हैं, जो कि हाफ जगुआर गॉड जिनको कहा जाता है। इनका कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये गॉड जो है, इनको ये इस तरह से इनकी जो है वो मिली है, एक मूर्त
जिस तरह को आप बोल सकते हैं वो मिली है, जिसमें आप देखेंगे कि उनके हाथ में एक सैक्रिफाइस नाइफ है, उनका जो हेड है वो हाफ जगुआर जैसा है, और इनके दूसरे मतलब सैक्रिफाइस विक्टिम जो हैं वो इनके एक हाथ में हैं। इस तरह से चीज़ें इनके दिखाया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी एक तस्वीर है इनकी। अलग अलग तरीके से इनको वो रिप्रेजेंट किया गया है। अलग अलग जगहों पे आपको डिफरेंट तरीके के आर्टिस्टिक वर्क आपको देखने को मिलते हैं। तो हाथ में इस तरह से दिखते हैं, दो हाथ हैं, पीछे एक अलग तरीके का वो बताया गया है। तो इनकी अगर आर्ट को तो देखेंगे तो वो तो उसमें तो आपको देवताओं की तस्वीरें भी मिल जाएंगी, उसमें इनके किंग जो चीफ थे उनकी भी तस्वीरें मिल जाएंगी, इनके इवन महलों की भी इन्होंने इसके ऊपर बना दी थी कि इस तरीके का इनका महल था। तो उस तरीके की चीजें इन्होंने बना दी, और कमाल की पोट्री इन्होंने इस तरह से बनाई। और इवन इस तरीके की पोट्री भी बनाई कि इन्होंने सांचे बना दिए थे कि ये पोट्री है कुछ तो इस तरीके की हमें बनानी है, तो सांचे बना दिए, उनकी मोल्डिंग कर करके वो तुरंत बना देते थे। और उसके अलावा वो अलग तरीके का नया आर्टिस्टिक वर्क करने के लिए उनको अलग तरीके से सजाते थे, अलग तरीके से उनको डेवलप भी करते थे। तो ये चीजें होती थी। उनकी एक हेड प्रिस्टेस होती थी। प्रिस्टेस आप जानते हैं कि जैसे प्रिस्ट होते हैं वैसे ही प्रिस्टेस फीमेल थी, जिसको ला सेनोरा डी काउब कहा जाता था। ये एक प्रोमिनेंट रोल में थी मोशे रिलीजन में, जिस तरह से इनको चित्रण इनका किया गया है। तो ये तस्वीर किसने बनाई है, मैंने वहां से ही इसको उठा के आपके सामने दिखा है। तो ये मोशे कल्चर की प्रिस्टेस मानी जाती थी। और प्रिस्टेस थी तो एक आप ये भी देख सकते हैं कि सोसाइटी में महिलाओं का एक ओहदा था, ऊपर के पदों में वो थी। ऐसा नहीं है कि कई कल्चर्स में आपको देखने को मिलता है कि महिलाओं को थोड़ा सेकेंडरी दिखाया गया, लेकिन यहाँ पे आपको अमेरिकन कल्चर्स में आपको महिलाओं की स्थिति ठीक सुदृढ़ नजर आती है। तो ये था, मोशे प्रीस्ट जो हैं वो रिचुअल्स को इलेबरेट करते थे, परफॉर्म करवाते थे, सेक्रीफाइस परफॉर्म करवाते थे देवताओं को खुश रखने के लिए। लोगों को कर्म कांड बताते थे कि क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। वो सब चीज़ें जो प्रीस्ट्स के काम होते हैं वो ये करते ही थे। ऑब्वियसली यही चलता था यहाँ पे भी। वो एक फंक्शन है जो सामान्यतः सब जगह सेम ही मिलता है। ये लोग आफ्टर लाइफ में भी बिलीव करते थे, जो कि एक रिलीजियस ही फंक्शन है, ऑब्वियसली ये बिलीफ है। और ये लोग अपने जो पूर्वज थे, जो अपने मृतक थे, उनको जब दफनाते थे तो उनके साथ ऑफरिंग्स को चढ़ाते थे, फूड, ड्रिंक्स और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को उनके साथ दफनाया जाता था। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू जब हम उनकी खुदाई करते हैं तो जब किसी की मृतक का शरीर मिलता है तो उसके पास आपको पोट्री भी मिलेगी, कुछ ड्रिंक्स और फूड भी रखे गए हैं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से चीजें ये करते थे। इन लोगों को एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था। एस्ट्रोनॉमी यानी कि एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी दोनों का थोड़ा ज्ञान था। एस्ट्रोनॉमी का उतना नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करते थे, यानी ज्योतिष विद्या। और एस्ट्रोनॉमी आप जानते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान होता है। तो अंतरिक्ष विज्ञान में उस तरह से देखते थे कि स्टार्स और प्लैनेट्स का मूवमेंट होता है, लेकिन उसको मूवमेंट को अपने जीवन के ऊपर असर करने की बात को मानना जो ज्योतिष में होता है, वो ये चीज मानते थे कि जब स्टार्स अपनी पोजीशंस को बदलते हैं, प्लैनेट्स अपनी स्थिति को बदलते हैं, तो उससे क्या है कि ह्यूमन लाइफ जो है वो बदलती है, उस पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है। ये चीजें आप जानते हैं कि ज्योतिषी में होती है, एस्ट्रोलॉजी में होती है। ये लोग एक बिलीफ है, कोई माने ना माने क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग मानते थे। आपका क्या मानना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो उसके आधार पे वेदर वगैरह प्रेडिक्ट करते थे, सीजन वगैरह वो करते थे एस्ट्रोनॉमी के, अपना जो इनका ज्ञान था जिस हिसाब से भी ये करते थे। तो वो इनके बिलीफ्स भी थे और इनकी थोड़ी बहुत उसमें रुचि और उसमें ज्ञान भी था इनको, ये चीजें थी। इनकी सोसाइटी और कल्चर को हम बहुत हद तक पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं कि इनके पास अच्छी फार्मिंग टेक्निक्स थी जिसकी वजह से अच्छा फूड ये ग्रो कर पाते थे, अच्छे क्रॉप्स उगा पाते थे, जिसकी वजह से सरप्लस फूड इनके पास था। अच्छी इमेंस इनकी सिटीज थी, ज़्यादा सिटीज नहीं थी, लेकिन इनकी सोसाइटी जो है उसके पास ठीक ठाक वेल्थ थी। उसके अलावा ट्रेड करते थे, अपने आसपास के छोटे मोटे जो राज्य थे उनके साथ ये ट्रेड करते थे, फिशरी भी करते थे। हेल्दी रिलेशंस, इन्होंने ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करके रखे थे अपने मार्केट प्लेसेस में, जहाँ जहाँ पे ये मार्केटिंग इनकी होल्डिंग थी, जिनकी पोर्टरी जहाँ जहाँ तक जाती थी, स्पेशली इनके मेटल वर्क जहाँ पे जाते थे। ये सब चीज़ें हैं। ह्यूमन सेक्रीफाइस और ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। बड़े बड़े इन्होंने टेम्पल्स बनवाए, बड़े बड़े इन्होंने पिरामिड्स भी बनवाए, म्यूजियम्स बनाए इन्होंने अपने डेड्स के लिए, अपने जो पूर्वज हैं उनको ये मानते थे उनके लिए इन्होंने बड़े बड़े म्यूजियम्स बनाए हैं। हुकाज करके एक इनका और वो होता था, जगह होती थी जो छोटा टेम्पल जैसा इसको मान सकते हैं, पत्थरों से जो बनते थे। मैंने टियोटिलकान में भी आपको बताया था। तो ये हुकाज जो होते थे पॉलिटिकल और रिलीजियस गैदरिंग के प्लेसेस होते थे, जहाँ पे किसी चीज़ के ऊपर कोई बातचीत होती थी या फिर रिलीजियस फंक्शंस होते थे या फिर कोई सेक्रीफाइस वगैरह होते थे, ये सब चीज़ें यहाँ पे होती थी। जब तक ये सभ्यता
का अंत नहीं हुआ, और ये जब सभ्यता अंत के कगार पे थी उस समय माना जाता है कि ये लोग जो है थोड़ा डर गए थे और इनको लग रहा था कि गॉड जो है, ईश्वर जो है हम पे प्रकोप कर रहे हैं। इनकी सभ्यता विनाश के कगार पे थी, तो इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस भी किए अपने देवताओं को खुश करने के लिए। बहुत इन्होंने बड़े स्तर पे सेक्रीफाइस किए, लेकिन फिर भी एक बेटर वेदर के लिए। लेकिन वेदर कंडीशन और क्लाइमेट चेंज हुआ तो डिक्लाइन भी हुआ। अब वो डिक्लाइन कैसे हुआ उसकी अभी हम बात करेंगे आर्ट के बाद। इनकी जो आर्ट है उसको मैं बता चुका हूँ कई बार, उसका गुणगान अभी किया है मैंने आपके सामने कि बहुत कमाल का इन्होंने पोर्ट्री वर्क किया। तो डेली लाइफ, रिलीजन, माइथोलॉजी, इन सभी चीज़ों को ये अपने पोर्ट्री में, अपनी आर्टिस्टिक वर्क में उसका चित्रण करते थे। कमाल की मेटल वर्क, कमाल की पोर्ट्री, कमाल की ज्वेलरी, टेक्सटाइल, ये सब बनाने में इनके पास महारत थी। उसमें ये एनिमल्स के ऊपर चित्रण करना, प्लांट्स का चित्रण करना, लोगों का चित्रण करना, और डेली लाइफ की फार्मिंग जैसे, हंटिंग जैसे, फिशिंग, इन सभी का चित्रण इन्होंने किया है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कई तरीके की इनकी पोर्ट्री में और इनके आर्टिस्टिक वर्क में आपको चित्रण देखने को मिलेंगे। ये एक बहुत पॉपुलर फ्लास्क है, बहुत ही कमाल का इन्होंने जो बनाया था। ये कई बार आप जब आप मेजो अमेरिकन या अमेरिकन पोर्ट्री सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और अमेरिकन पोर्ट्री जब आप सर्च करते हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। कई ऐसे चित्रण भी आपको दिखेंगे जिसमें इरोटिक आपको दिखेगा, सेक्सुअल डिफिकेशंस इन्होंने बहुत किया है उसमें। ये उसको काफ़ी उस तरह से देखते थे। इनका कोई, आप जानते हैं कि हमारे भी अजंता एलोरा में आपकी गुफाओं में उस तरीके के चित्रण हैं, वो चित्रण इन्होंने भी अपनी इन पोर्ट्री के माध्यम से, उसके माध्यम से किए हैं। और उसको ये मानते थे कि ये जो चीज़ है ये इनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चित्रण क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें मानते थे कि फर्टिलिटी और वॉरफेयर, फर्टिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है, फर्टिलिटी के लिए जागरूक करना और ये करना। वॉयलेंट भी थीम्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे कि वॉरफेयर को वो करने के लिए कि वॉरफेयर भी होता है, तो वो सब चीज़ों को इन्होंने चित्रण किया है। हर चीज़ जो डेली लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, वो सभी चीज़ों का इन्होंने चित्रण किया है। गोल्ड और सिल्वर के इन्होंने ऑब्जेक्ट्स भी बनाए हैं, छोटे हैमर्स, कास्टिंग्स, और ये सब चीज़ें टेक्निक्स इनके पास थी, तो ये सब चीज़ें इन्होंने अपने आर्टिस्टिक वर्क में करी है। उसके बाद इनका डिक्लाइन होता है, और डिक्लाइन का सबसे बड़ा कारण था इरोजन और अल नीनो, जो एक आप जानते हैं कि जियोग्राफिकल एक जो क्लाइमेट चेंज की पोजीशन होती है उसकी वजह से यहाँ पे बड़े बड़े विंड आए और यहाँ पे भू खनन हुआ। मतलब एक तरह से जब लैंड्स जो है उसका इरोजन हो जाता है, कटाव हो जाता है, तो कटाव के बाद वहाँ पे खेती अच्छी नहीं हो पाती है और चीज़ें थोड़ी वैसी नहीं हो पाती हैं जैसा कि पहले चल रही थी। तो ये लोग जो हैं, कुछ लोग हैं उस जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, कुछ लोग छड़े जाते हैं, कुछ लोग भूखमरी की वजह से मर जाते हैं। तो ऐसे वजह से जो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज हुआ उसकी वजह से मनुष्य सिविलाइजेशन जो है ये काफ़ी बदल गया और यहाँ पे रेनफॉल भी होना बंद हो गया और ये सभ्यता जो है वो अपने पतन के रास्ते चल पड़ी। उसके साथ माना जाता है कि कुछ चीज़ें, कुछ इंटरनल स्ट्राइव्स भी थी, कुछ सिविल वॉर जैसे सिचुएशंस भी थी, कुछ आउटसाइड इन्वेजन्स भी थे, जो और सभ्यताएं आ रही थी, वारी और टिवानाकू, उनकी वजह से भी धीरे धीरे करके इन लोगों का पतन हुआ। और 700 सी के अराउंड, या कई बार 800 भी बोल दिया जाता है, लेकिन 750 800 के अराउंड, 700 से लेके इस दौरान ये जो लोग हैं धीरे धीरे इस क्षेत्र से डिसअपियर हो गए। हालांकि इनकी जो लेगेसी है वो है वहाँ पे, आज भी हम उनको पढ़ रहे हैं तो उनकी लेगेसी है तभी तो पढ़ रहे हैं। लेकिन इस लेगेसी को आने वाली सभ्यताओं पे भी उनके पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ उनको दिया था। आर्टिस्टिक वर्क अपना एक लेगेसी के तौर पे छोड़ के गए थे, अपना मेटल वर्क अपना छोड़ के गए थे, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एग्रीकल्चर टेक्निक्स ये छोड़ के गए थे, सोसाइटी का एक फंक्शन छोड़ के गए थे, तो वो फर्क पड़ा। बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स छोड़ के गए थे, तो वो आने वाली सभ्यताओं को भी उसने इंस्पायर किया और साउथ अमेरिका महाद्वीप में इनका आपको एक देखने को मिलता है। तो ये मोशी सिविलाइजेशन जब यहाँ पे खत्म होता है 750 के अराउंड या 700 के अराउंड, उसके बाद वारी टिवानाकू सभ्यताएं और ये छोटे जो अंपायर जो हैं ये आ जाते हैं। नाजका भी खत्म हो जाता है, वहाँ पे टिवानाकू आ जाता है। और उसके बाद इन दोनों के अंत के बाद फाइनली इनका आता है। इनका सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था साउथ अमेरिका का, और इनका का अंत होते होते यहाँ पे यूरोपियंस आ जाते हैं, स्पेनिश आ जाते हैं, और उसके बाद पोस्ट कोलंबियन पीरियड आ जाता है। उसकी हम बात करेंगे ही आने वाले वीडियोस में। सो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट तो कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टाग्राम से जुड़िएगा। अगर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे इन वीडियोज़ की PDFs मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड और वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। साथ ही और भी वीडियो लेक्चर्स के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं वो आपको एक्सेस कर सकते हैं आप बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में, जहाँ पे इन वीडियोज़ के वीडियो लेक्चर्स
इनसे रिलेटेड नोट्स, इनसे रिलेटेड टेस्ट सीरीज, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक ही कोर्स के अंदर मिलेगी और बहुत ही कम प्राइस में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो आप घर बैठे अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और भी कोर्सेज यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो सक्सेस प्लस अकेडमी के सभी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़िएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये वीडियो अंत तक देखा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।